गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के बारे में। तो रिसेंटली ये जो है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे इंडिया को, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है नेशनल बायोलॉजिकल डाटा बैंक जो है इसमें क्या क्या चीज़ें जो है स्टोर की जाएंगी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली इसमें जो जितना भी आपका बायोलॉजिकल डाटा जो है या आपका जेनेटिक डाटा जो है उसको स्टोर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये चीज जो है ये न्यूज में क्यों है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज सेट अप द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा बैंक एट द रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आरसीबी में जो है, जो फरीदाबाद में जो है, वहां पे जो पहला जो है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा बैंक जो है उसको स्टेब्लिश किया गया है। द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा बैंक इज बेटर नोन एज इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, आईबीडीसी। इसको आईबीडीसी के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं क्या है ये आईबीडीसी। IBDC is the first national repository for life science data in India, where the data will not only be submitted from across India but can also be accessed by researchers from across India. तो बेसिकली इसमें जो है जेनेटिक डेटा जो है, अब जैसे मान लो कि कोई भी डिजीज जो है किसी इंसान को होती है, ठीक है, मान लो वो जेनेटिक डिजीज हो सकती है या नॉर्मल डिजीज हो सकती है। तो वो डिजीज जब किसी भी इंसान को होती है तो वो क्या करती है, वो जो आपका डीएनए जो होता है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, या किसी ना किसी तरीके से मान लो अगर कोई जेनेटिक डिजीज है तो वो जो आपके जीन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो करेगी। ठीक है, तो ऐसे इंसान का जो जेनेटिक डाटा जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम वो जो जेनेटिक डिजीज है उसको स्टडी कर सकें और ऐसी डिजीज फ्यूचर में किसी इस तरीके की जेनेटिक डिजीज जो है वो आगे जाके उसी इंसान के जो फ्यूचर जो आप कह सकते हो कि उसके आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उनमें वो डिजीज जो है वो आगे ना जा सके, तो उसके लिए उसका स्टडी करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो जेनेटिक डिजीज जो है ये काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और जो इंडियन रिसर्चर्स जो होते थे, अगर ऐसी कोई भी डिजीज जो है अगर उसको स्टडी करना होता था तो इनको जो इंडियन रिसर्चर्स जो होते थे उनको पहले बाहर से असेस लेनी पड़ती थी, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई भी जो डेटा सेंटर जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो अब क्योंकि ये जो डेटा सेंटर जो है ये इंडिया में अवेलेबल हो चुका है, तो यहाँ पे ये जो है डेटा जो है ऐसे लोगों का स्टोर किया जाएगा और उसको असेस भी किया जा सकेगा फ्रॉम जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा भी, और जो बाहर के जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा भी इस डेटा को जो है वो असेस किया जाएगा। इट इज मैंडेटेड टू आर्काइव ऑल लाइफ साइंसेज डेटा इन आईबीडीसी जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया। द डाटा सेंटर इज सपोर्टेड बाय डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा इसको? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के द्वारा। It is being established at the RCB in collaboration with National Informatics Center, Bhubaneswar. It would cost around 85 करोड़ रुपीज टू बी सेटअप। इसके जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 85 करोड़ रुपीज जो है वो आएगी। इसके की फीचर्स देख लेते हैं। द डिजिटलाइज्ड डेटा will be stored in 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड ब्रह्म। ठीक है, ये जो ब्रह्म कंप्यूटर है, इस सुपर कंप्यूटर जो है इसमें इसका जो डेटा जो है उसको स्टोर किया जाएगा। कितना डेटा होगा? टोटल 4 पेटाबाइट का डेटा होगा। तो एक पेटाबाइट जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 लाख गीगाबाइट्स के इक्वलेंट होता है। Different sections of IBDC would typically deals with द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ साइंस डेटा। जो अलग अलग तरीके का जो लाइफ साइंस डेटा जो है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि जो आपका जेनेटिक डेटा जो है उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत से डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, सिर्फ ह्यूमन डेटा ही नहीं, अदरवाइज जो आपके जो मान लो जो दूसरे जो आपके ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जैसे वीट में जो हम जो है उसके जो जेनेटिक चेंजेस जो है जो हम करते रहते हैं। ठीक है, जो उसकी जो क्रॉस ब्रीडिंग जो है वीट की हम करवाते हैं ताकि जो उसके जो पत्ते जो हैं वो ज्यादा बड़े ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बीट से या फिर जो आपकी पैडी है उससे ले सकें। तो उसका भी जो जेनेटिक डेटा जो है वो सारा डेटा जो है वो अलग अलग जो भी आपका लाइफ साइंसेज के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। आईबीडीसी हैज अ बैकअप डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट एट एनआईसी, और इसकी एक रिकवरी बैकअप डेटा भी जो है वो रखा जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा डिजास्टर रिकवरी साइट एट एनआईसी। एनआईसी में उसको रखा जाएगा। एनआईसी कहाँ पे? आपका भुवनेश्वर में।
Further, IBDC shall also develop highly curated data sets in order to facilitate knowledge discovery in various domains of life sciences. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दूसरा एग्जांपल देके बताया कि जो आपका वीट्स जो है उसका वीट का डेटा हो गया, पैडी का डेटा हो गया, वो सारा डेटा बेसिकली जो भी चीजें आपकी लाइफ साइंस से रिलेटेड है वो उन सब का डेटा जो है अलग अलग डोमेन्स में जो है उसमें रखा जाएगा. इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टाइज फॉर बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस. इट करंटली एक्सेप्ट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आपके प्लांट्स के हो गए या मतलब बेसिकली जेनेटिक मेकअप जो होता है उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं. तो जो डिजिटलाइज जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, इनका भी डेटा जो है वो फिलहाल के लिए सिर्फ इन्हीं चीजों का डेटा जो है ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स, इन्हीं का डेटा फिलहाल के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है. ठीक है, माइक्रोब्स का डेटा आप सोच रहे होगे वो क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है. माइक्रोब्स का डेटा जो होता है वो आपको हेल्प करता है वेरियस डिजीज हो गई उनको स्टडी करने के लिए. ठीक है, जैसे आपका जो बैक्टीरियल डिजीज हो गई, जैसे हमने पिछली एक दो क्लास में हमने किया था डायरियल डिजीज के बारे में. ठीक है, तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है. तो उस बैक्टीरिया की स्टडी की जाएगी, उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि ये फ्यूचर में ऐसी बीमारी हो ही ना. ठीक है, मतलब अगर ऐसा कुछ जो है डेवलप कर लिया जाता है या ऐसी कोई वैक्सीन जो है वो डेवलप कर ली जाती है कि एक ही वैक्सीन के द्वारा जितने भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज जो है वो आपको फ्यूचर में कभी हो ही ना. ठीक है, तो उससे जो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जो आपका मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना ज्यादा कम हो जाएगा. देयर आर नाउ 200 बिलियन बेस पेयर्स in data in the biobank including 200 human genome sequences under the 1000 genome project. तो जो हमारा जो 1000 एक genome project नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें 200 human genome sequences जो है उनको रखा गया है, which are an international effort to map the genetic variations in people. तो ये जो है genetic variations जो होती हैं लोगों में उनको स्टडी करने के लिए ये डेटा जो है वो काफी काम आता है. The project will also focus on population and predisposed to certain disease. It will also help researchers in studying zoonotic disease. ये जो आपके researchers जो हैं उनको zoonotic disease के बारे में स्टडी करने में भी हेल्पफुल होगा. zoonotic disease वो डिजीज होती हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती हैं. Although the database currently only accepts such genomic sequences, it is likely to expand later. फिलहाल जो मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ ये 3-4 जो जेनेटिक मेकअप्स जो है ह्यूमंस के हो गए, प्लांट्स के, एनिमल्स के और माइक्रोब्स के, सिर्फ इन्हीं के जेनेटिक मेकअप्स जो है करंटली ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बाद में इसको जो है और एक्सपेंड कर दिया जाएगा. इसमें जो आपके प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं उनको भी स्टोर किया जाएगा, इमेजिंग डाटा जो है उसको भी स्टोर किया जाएगा, कॉपीज ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई इनकी कॉपीज को भी यहाँ पे स्टोर किया जाएगा. अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं. इसका मेन सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड आईटी प्लेटफॉर्म फॉर परपेचुअल आर्काइविंग बायोलॉजिकल डेटा इन द कंट्री. मतलब एक आर्काइव जो है, आईटी आर्काइव जो है या डिजिटल आर्काइव जो है बायोलॉजिकल डेटा की, वो उसको क्रिएट करना और एक आईटी प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. सेकंड ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज जो है उसको डेवलप करना, ताकि किसके लिए एसओपीज डेवलप करना, फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग द डाटा एज पर फेयर प्रिंसिपल. फेयर प्रिंसिपल क्या है आपका? फाइंडेबल, असेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल प्रिंसिपल. ठीक है, तो फेयर प्रिंसिपल का ये मतलब है. नेक्स्ट, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल, क्यूरेशन एंड एनोशन ऑफ डेटा, डेटा बैकअप एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा लाइफ साइकिल. उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड टूल्स फॉर डेटा शेयरिंग एंड रिट्रीवल. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन बिग डेटा एनालिसिस एंड बेनिफिट्स ऑफ डाटा शेयरिंग. ठीक है, तो ये सारे जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव है. अब देखते हैं कि डेटा असेस जो है वो किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी. IBDC would have majorly 2 data assess types. सबसे पहला है ओपन असेस या फिर टाइम रिलीज असेस. इसका मतलब ये होता है कि ओपन असेस का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आप अपना डेटा जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, तो ये लोग क्या करेंगे, उसको ओपन एसेस देंगे. ओपन एसेस का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनली उसको कोई भी जो है उस डेटा को असेस कर सकता है. ठीक है, एक तो असेस ये होगी. उसी के साथ दूसरी असेस इसमें कौन सी बताई गई है? टाइम रिलीज्ड असेस. टाइम रिलीज असेस का मतलब ये है कि मान लो आपने अपना जेनेटिक डेटा जो है यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि उसको टाइम रिलीज असेस दे देते हो. टाइम रिलीज असेस का मतलब ये है कि आप कह देते हो कि 4 साल तक इस डेटा को जो है कोई भी असेस कर सकता है, लेकिन उसके बाद 4 साल के बाद आपको जो है
उस डेटा को असेस करने के लिए आपकी जो परमिशन जो है उसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये मतलब था इसका ओपन एसेस का और टाइम रिलीज एसेस का। सेकंड एसेस कौन सी है? रिस्ट्रिक्टेड एसेस। द डाटा वुड नॉट बी मेड असेसिबल फ्रीली, इट कैन ओनली बी असेस थ्रू प्रायर परमिशन थ्रू आईबीडीसी। तो रेस्ट्रिक्टेड एसेस का मतलब ये होगा कि जो डेटा जो है वो फ्रीली असेस नहीं किया जाएगा। अगर किसी को उस डेटा को असेस करना है तो उसको जो है प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आईबीडीसी की, और एक ओरिजिनल डाटा जो है जो आपका जिस इंसान ने वो डेटा जो है वो सबमिट करवाया था उसकी भी असेस जो है वो उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद ही उसको वो जो डेटा जो होगा वो असेस करवाया जाएगा। तो ये था आपका रिस्ट्रिक्टेड असेस का मतलब। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इससे क्या होगा, जो आपकी डिपेंडेंसी जो है, जो पहले हमारे जो इंडियन रिसर्चर्स जो होते थे वो अमेरिकन या यूरोपियन डाटा बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, वहां से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर अमेरिकन या यूरोपियन डाटा बैंक जो है वो परमिशन देते थे तभी वो जो है उनका डेटा जो है वो असेस कर पाते थे। लेकिन अभी हम जो है क्योंकि अपना डाटा बैंक जो है वो बना रहे हैं तो उससे हमारी जो डिपेंडेंसी जो है इंडियन रिसर्चर्स की वो अमेरिकन और यूरोपियन डाटा बैंक्स के ऊपर वो काफी कम हो जाएगी। उसके अलावा इट विड नॉट ओनली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रिसर्चर एंड सिक्योरली स्टोर देयर डाटा विद इन द कंट्री, बट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड असेस टू लार्ज डेटाबेस ऑफ इंडिजीनियस सीक्वेंसेस फॉर एनालिसिस। कि इससे क्या होगा कि मान लो जैसे हम इंडिया की जो बीमारियां है ना वो इंडिया की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या फिर इंडिया के जो जीन्स जो है जो हम इंडियंस में जो पाए जाते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, मतलब उसमें भी जीन्स का जो है वो आपको काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हो कि उसमें भी जीन्स का काफी ज्यादा रोल जो है वो रहता है। ठीक है, तो जब इंडियन साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च किया करते थे तो जो उनको जो डेटा जो है वो प्रोवाइड होता था वो अमेरिकन या यूरोपियन डाटा बैंक से डेटा प्रोवाइड होता था और वहीं के लोगों का डेटा प्रोवाइड होता था। ठीक है, तो उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है और उनके जो जेनेटिक डेटा जो है वो भी इंडियंस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, उसमें काफी जेनेटिक जो है डिफरेंसेस जो है वो पाए जाते हैं। जैसे इंडियन की स्किन जो होती है वो जनरली ब्राउनिश होती है, जो अमेरिकन और जो आपके यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं उनकी स्किन जो होती है वो व्हाइटिश होती है। ठीक है, फेयर कंप्लेक्शन होती है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो जेनेटिक जो आपके जो चेंजेस होते हैं उन्हीं की वजह से होती हैं। ठीक है, तो जो उनके जेनेटिक जीन्स जो हैं वो थोड़े अलग तरीके से हैं, जो हमारे इंडियंस के जेनेटिक जीन्स जो हैं वो थोड़े अलग तरीके से हैं। और उसी तरीके से जो बाहर से कोई जीन जो आता है, मान लो कोई बैक्टीरिया आता है तो वो उसी तरीके से उस जीन के ऊपर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जब हम हमारा अपना डेटा बैंक होगा तो इसमें जो डेटा स्टोर्ड होगा वो इंडियंस का होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर जो स्टडी करना जो है इंडियंस को वो ज्यादा इजी रहेगा और ज्यादा इफेक्टिव स्टडी जो है उसके ऊपर की जा सकेगी। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो डेटा बैंक के ऊपर थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा एक कोर्स जो है वो एक बैच जो है हमारा पॉलिटी का वो ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी डेमो क्लासेस का जो लिंक है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो जो बैच जो हमारा चल रहा है वो जुडिशरी और यूपीएससी और पीपीएससी तीनों बच्चों के लिए है। ठीक है, तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।